नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के YouTube चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आपको पता है कि कोविड-19 चल रही महामारी चल रही है। इस महामारी में परिष्कार क्लासेज आपको ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। तो विकास जी पूनिया निदेशक से आपको धन्यवाद के पात्र हैं जो आपको बच्चों तक आपको ये ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करवा रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य आपको पता है, बाबर मैं मुगल साम्राज्य शुरू कर रहा हूँ। तो आपको पता है मुगल साम्राज्य में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, इसका परिचय पढ़ना है कि मुगल साम्राज्य क्या था। तो सबसे पहले परिचय के रूप में यदि मैं बात करूँ तो आपको पता है मुगल थे मुगल मंगोल से, मुगल शब्द मंगोल से उत्पन्न हुआ। मुगल शब्द मंगोल से क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। ये ध्यान में रखना आपको। शानदार लाइन है कि मुगल जो शब्द है परिचय के रूप में सबसे पहले, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि सीधे हम ये पढ़ लेंगे कि मुगल साम्राज्य संस्थापक बाबर था। तो आपको पता है परिचय मुगल शब्द है वो किससे आया, मंगोल शब्द से उत्पन्न हुआ। और आपको पता है ये तैमूर वंश को तैमूरिया के नाम से जानते थे। तैमूर वंश के थे, आपको पता है तैमूर वंश को तैमूरिया के नाम से जानते थे। उसके बाद में क्या, बाबर ने उपवास के दौरान परिचय में लिखा रहा हूँ, बाबर ने उपवास के दौरान बर्बर गिरोह के नाम से पुकारा जाता था। बर्बर गिरोह, क्योंकि बाबर ने इनके उपलक्ष्य में तैमूरिया उपवास के दौरान बर्बर गिरोह के नाम से क्या होता था, जाना जाता था, बर्बर गिरोह के नाम से। और आपको पता है मुगलों की पैतृक जो उपाधि थी, मुगलों की पैतृक जो उपाधि थी आपको पता है वो मिर्जा थी। मुगलों की पैतृक उपाधि क्या थी, मिर्जा थी। उसके बाद में कहें कि मुगलों की मेन जो उपाधि थी वो क्या थी, पैतृक उपाधि मिर्जा थी। और मुगलों ने बादशाह की भी क्या ली थी, उपाधि ली थी। बादशाह की भी क्या ली थी, उपाधि। अब आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि मुगलों से पहले किसने ये उपाधियाँ ली, तो आपको पता है गजनवी सुल्तान सुबुक्तुगिन और शाह रुख। तो गजनवी सुल्तान सुबुक्तुगिन और शाह रुख ने बादशाह की उपाधि ली थी। सबसे पहले मुगलों से पहले गजनवी सुल्तान सुबुक्तुगिन और शाह रुख ने बादशाह की क्या ली थी, उपाधि ली थी। बादशाह की क्या ली थी, उपाधि। तो आपको ध्यान से समझना है परिचय। मुगल शब्द मंगोल से उत्पन्न हुआ था। तैमूर वंश के लोग तैमूरियों के नाम से जाना जाता था, तैमूरिया कहते थे अपने आप को। बाबर ने उपवास के दौरान अपने आप को बर्बर गिरोह के नाम से पुकारता था। मुगलों की पैतृक उपाधि क्या थी, मिर्जा थी। और बादशाह की उपाधि भी धारण की थी उन्होंने। गजनवी सुल्तान सुबुक्तुगिन और शाहरुख ने बादशाह की क्या ली थी, उपाधि ली थी। तो आपको पता है मुगल जो शब्द आए थे वो मंगोल से आया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मुगलों का क्या था, परिचय था। तो मुगलों का परिचय आप समझ में आया होगा आपके। उसके बाद में देखो बाबर शुरू होता है कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, बाबर था। तो आपको ध्यान में रखना है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर था। तो यहाँ लिख लेंगे मुगल साम्राज्य का संस्थापक, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था, संस्थापक बाबर था। कौन था, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर। और आपको पता है बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर। अब आपको ध्यान में रखना है बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था।
फरगना में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है माता का नाम, उनके माता का नाम आपको पता है कुतुल निगार खानम। कुतुल निगार खानम उसकी माता का नाम था। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। माता का नाम कुतुल निगार खानम और पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। तो आपको पता है माता का नाम कुतुल निगार खानम, पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। और यदि आपको नाना और नानी का नाम पूछ ले, ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन, तो नाना का नाम था यूनुस खान और नानी का नाम था आपको पता है एहसान दौलत। तो ध्यान से देना। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ। और आपको पता है इसी की याद में 14 फरवरी को वैसे वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। माता का नाम कुतुल निगार खानम था। पिता का नाम क्या था बाबर का? उमर शेख मिर्ज़ा था। नाना यूनुस खान था। नानी एहसान दौलत। फिर आपको वो पूछेगा दादा और दादी। तो आपको पता है दादा का नाम था, ये ध्यान में रखना आपको, दादा का नाम था अबूशेद मिर्ज़ा। और दादी का नाम यदि आप करें आयशा दौलत या आयशा बेगम कह दो, एक ही बात है। तो आपको पता है बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ। माता का नाम कुतुल निगार खानम था। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। नाना यूनुस खान, नानी एहसान दौलत, दादा अबूशेद मिर्ज़ा और दादी आयशान दौलत। उसके बाद में हमें बाबर की उपाधियाँ पढ़नी है कि बाबर की कौन कौन सी उपाधियाँ थी। तो आपको पता है यहाँ समझ में आ गया मुगल साम्राज्य संस्थापक बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना में। माता कुतुल निगार खानम, पिता उमर शेख मिर्ज़ा, नाना यूनुस खान, नानी एहसान दौलत, दादा दादी अबूशेद मिर्ज़ा और आयशा दौलत। तो आपको पता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपको कोई भी समस्या हो प्रश्न की तो आप कमेंट में करना नहीं भूलें। कमेंट में आप प्रश्न का कोई भी समस्या हो, आपको परिष्कार टीम एनी टाइम आपके लिए हर समय उपलब्ध रहेगी। आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उसके बाद में देखिए ये तो मुगल साम्राज्य का आपको पता है। बाबर के बारे में मैंने बताया परिचय कि मुगल साम्राज्य संस्थापक बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1413 फरगना में हुआ। माता का नाम कुतुल निगार, पिता का उमर शेख, नाना, यहाँ तक आपकी समझ आया। अब है बाबर की उपाधियाँ। तो उपाधियाँ में बारे में मैं बताता हूँ आपको, जो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और पिछली बार आपको पता है फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, क्योंकि आजकल क्वेश्चन संगत वाले ज़्यादा पूछते हैं। अब देखिए मैं आपको उपाधियाँ बताऊँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान में बाबर की उपाधियाँ, ऐसे हेडिंग डाल देंगे हम बाबर की उपाधियाँ कि बाबर की कौन कौन सी उपाधियाँ थी। बाबर की कौन कौन सी उपाधियाँ थी? बाबर की उपाधियाँ बहुत शानदार टॉपिक है, कई बार पूछ लेते हैं बाबर की उपाधियों के नाम बताइए। आपको पता है सबसे पहले ध्यान में रखना है, जैसे चर्चा करता हूँ बाबर की, तो 1 नंबर उपाधि की यदि मैं बात करूँ तो मिर्ज़ा की उपाधि थी। और आपको पता है मिर्ज़ा की उपाधि पैतृक उपाधि थी उनकी, मतलब माता पिताओं से वंशज पैतृक उपाधि थी ये। तो समझ में आ गया होगा मिर्ज़ा की उपाधि क्या थी? पैतृक उपाधि थी। दूसरी यदि उपाधि आते हैं तो आपको पता है खाकान इसकी उपाधि थी। आपको पता है 1504 ईस्वी में मंगोलों ने खाकान की उपाधि दी थी। तो आपको ध्यान में रखना है मिर्ज़ा की उपाधि, बाबर की उपाधियाँ,
बाबर मिर्जा की उपाधि थी, पैतृक उपाधि थी जो अपने वंशानुगत मिली हुई थी। खाकान 1504 में काबुल विजय के दौरान मंगोल जाति ने खाकान की क्या दी थी, उपाधि दी थी। 3 नंबर यदि वो आपको उपाधि पूछ रहा है तो बादशाह का, बादशाह की भी उपाधि थी। आपको पता है 1506 और 8 में ये उपाधि मिली हुई थी। और पानीपत के बादशाह की उपाधि 1508 में, और यदि 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के दौरान युद्ध के बाद लिख दो बुलाएं, पानीपत 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद बादशाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, धारण की थी। तो सबसे पहले मिर्जा पैतृक उपाधि थी। खाकान 1504 ईस्वी में मंगोलों ने खाकान से उपाधि धारण की। बादशाह 1508 में मिली थी और 1506 में पानीपत के युद्ध के बाद भी उन्होंने बादशाह की क्या दी, उपाधि। क्योंकि 1526 में बाबर, वैसे भी आपको ध्यान में रखना है एक चौथी चीज़ यदि मैं आपको बता दूं, एक कलंदर, ये भी बाबर की क्या थी, उपाधि थी। कलंदर पानीपत के युद्ध के बाद प्रत्येक काबुलवासी को चांदी का एक सिक्का दिया था। क्या दिया था? चांदी का सिक्का दिया था। और सिक्के देने के कारण इसे क्या कहा गया था? कलंदर। तो आपको मिर्जा पैतृक उपाधि थी। खाकान 1504 में मंगोलों ने खाकान की उपाधि दी। बादशाह 1506-8 के दौरान या पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1506 में पानीपत के युद्ध के बाद बादशाह की उपाधि धारण की। कलंदर पानीपत के युद्ध के बाद प्रत्येक काबुलवासी को उन्होंने एक चांदी का सिक्का दिया। और वो कौन सा चांदी का सिक्का था? आपको पता है, शाहरुखी एक चांदी का सिक्का था। उसके कारण उसके क्या मिला? उपाधि। एक 5वीं उपाधि इसकी और आती है, आपको पता है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 5वीं उपाधि पैतृक के बाद में। तो 5वीं जो इसकी उपाधि थी वो थी गाजी की उपाधि। तो आपको पता है ये भी इन्होंने उपाधि धारण की। ये खानवा युद्ध के बाद गाजी की क्या ली? उपाधि ली। खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये आपका उपाधियों से संबंधित था। आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट करना नहीं भूलें। गाजी की उपाधि, खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि, तो सारी मैंने उपाधियाँ बता दी हैं। अब देखो इसमें जो परीक्षा में और भी प्रश्न आते हैं महत्वपूर्ण, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, मैं नोट के रूप में लगा दूं, आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। नोट के रूप में जो परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पर विशेष तथ्य के रूप में लिखा दूं तो बहुत शानदार रहेगा आपके विशेष तथ्य। तो सबसे पहले ये होगा कि बाबर नक्शबंदी, बहुत शानदार टॉपिक है। बाबर नक्शबंदी संप्रदाय का अनुयायी था। बाबर नक्शबंदी संप्रदाय का अनुयायी था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले नोट के रूप में लगाना है। विशेष तथ्य हो जाएगा बाबर नक्शबंदी संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। और आपको पता है बाबर उबेदुल्लाह, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो बाबर नक्शबंदी संप्रदाय का अनुयायी था। बाबर उबेदुल्लाह अहरार का शिष्य था। बहुत शानदार टॉपिक है, तो आपको ध्यान में रखना है। विशेष तथ्य में बाबर नक्शबंदी संप्रदाय का था और अनुयायी था। बाबर उबेदुल्लाह अहरार का क्या था? शिष्य था। बाबर सपनों में उबेदुल्लाह का दर्शन किया करता था। तो बहुत शानदार लाइन है।
आपको इसको नोट के रूप में प्रश्न पूछा भी जाता है। विशेष तथ्य में आ जाएगा नोट में, बाबर कौन से संप्रदाय का था? नक्शबंदी संप्रदाय का अनुयायी था। तो बाबर नक्शबंदी संप्रदाय का अनुयायी था। और बाबर ने उबैदुल्ला अहरार का क्या था? शिष्य था। बाबर सपनों में उबैदुल्ला का दर्शन किया करता था। एक तथ्य में तो ये हो जाएगा। दूसरे तथ्य में ये हो जाएगा, बाबर एकमात्र मुगल शासक था। बाबर एकमात्र मुगल शासक था जिसने सर्वप्रथम बाबर एकमात्र मुगल शासक था जिसने सर्वप्रथम गोला और बारूद का आविष्कार किया। गोला और बारूद का क्या किया? आविष्कार किया। तो ये दोनों नोट के रूप में आ जाएगा आपको। तो विशेष तथ्य में आ जाएगा, बाबर नक्शबंदी संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। जो सबसे टॉप, औरंगजेब और बाबर दो ऐसे मुगल शासक थे जो कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे? नक्शबंदी संप्रदाय के। तो आपको पता है बाबर नक्शबंदी संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है बाबर कौन से संप्रदाय का था? नक्शबंदी। तो आपको ध्यान में रखना है, विशेष तथ्य में ये बात आ जाएगी कि बाबर नक्शबंदी संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। और बाबर उबैदुल्ला का अहरार का क्या था? शिष्य था। तो बाबर उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। बाबर सपनों में उबैदुल्ला का दार्शनिक किया करता था। दूसरा तथ्य आ जाएगा, बाबर एकमात्र मुगल शासक था जिसने सर्वप्रथम गोला और बारूद का क्या किया था? आविष्कार किया था। तो ये आपके नोट के रूप में ये पंक्ति आ जाएगी, विशेष तथ्य में आ जाएगी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत में से दो मुगल शासकों के नाम बताइए जो नक्शबंदी संप्रदाय का। तो आपको पता है बाबर नक्शबंदी संप्रदाय का अनुयायी था और बाबर उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। बाबर सपनों में उबैदुल्ला का दर्शन किया करता था। बाबर एकमात्र मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम गोला बारूद का क्या किया था? आविष्कार किया था। आगे चलते हैं, फिर देखिए उसके बाद में आपको प्रश्न पूछा कि बाबर ने भारत में आक्रमण करने के लिए किसी व्यक्तियों ने क्योंकि जब भारत पर बाबर ने आक्रमण किया था उस समय में भारत विकेंद्रित कर क्षेत्रों में बटा हुआ था। भारत छिन्न भिन्न स्थिति में थी, राजनीतिक स्थिति बिगड़ी हुई थी भारत के उस समय में। अब आपसे वो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले ये प्रश्न पूछ रहा है कि मैंने आपको इनकी उपाधियां बता दी, विशेष तथ्य में बता दिया। अब वो प्रश्न आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बाबर ने, सबसे पहले मैं बताऊं कि बाबर ने सर्वप्रथम बाजोर एवं भेरा पर आक्रमण किया था। तो आपको पता है बाबर ने सर्वप्रथम बाजोर और भेरा पर क्या किया था? आक्रमण किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको पता है बाबर ने सर्वप्रथम बाजोर और भेरा पर क्या किया था? आक्रमण किया था। अब आपको सन पूछ रहा है कि कब किया? 1519 ईस्वी में आक्रमण किया था। यह ध्यान में रखना है। तो बाबर ने सर्वप्रथम बाजोर और भेरा पर क्या किया था? आक्रमण किया था। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि ये भेरा झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। झेलम नदी के तट पर क्या हुआ है? बसा हुआ है। तो ये ध्यान में रखना है। इसे भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं। इसे भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं। तो आपको पता है 1519 में झेलम नदी के तट पर ये बसा हुआ है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। 1519 में आक्रमण किया। उसके बाद में आपको दूसरा पूछेगा वो कि दूसरा आक्रमण, तो आपको पता है बाबर ने 1520 में पेशावर पर आक्रमण किया। कहाँ किया? पेशावर पर आक्रमण किया। और उसके बाद में इन्होंने ये ध्यान में रखना है, बाबर ने सितंबर यहाँ हो जाएगा सितंबर। तो उन्होंने बाबर ने 1520 पेशावर आक्रमण किया सितंबर। और उसके बाद में आ जाएगा सितंबर 1520 में इन्होंने, आपको पता है बाबर ने सियालकोट पर आक्रमण किया। कहाँ पर किया? सियालकोट पर। और उसके बाद में यदि वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है आगे और इससे बढ़िया कि सियालकोट पर किया, बाबर ने 1500 में
बाजौर और भेरा पर किया। झेलम नदी के तट पर भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं। बाबर ने 1520 में पेशावर पर किया दूसरा आक्रमण। बाबर ने तीसरा आक्रमण सितंबर 15 सियालकोट पर किया, सियालकोट पर किया। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है चौथा आक्रमण। तो आपको पता है चौथा आक्रमण 1524 में, चौथा आक्रमण 1524 में लाहौर और दीपालपुर में आक्रमण किया। चौथा आक्रमण था उनका लाहौर और दीपालपुर पर। और पांचवां आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण था, ये ध्यान में रखना है। पांचवां आक्रमण महत्वपूर्ण था, और पांचवां आक्रमण महत्वपूर्ण था, आपको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आपको पता है पांचवां आक्रमण महत्वपूर्ण था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो आपको पता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। आपको पता है बाबर और इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो आपको पता है युद्ध करते हुए क्या हुआ था, मरा था। तो पांचवां आक्रमण पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी हुआ। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसकी युद्ध करते हुए मैदान में क्या हुई थी, मृत्यु। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो वो आपसे एक यहाँ से और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, बढ़िया। अब वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि तुजु के बाबरी में, या हम कह सकते हैं बाबरनामा में, बाबरनामा में, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाबरनामा में पांच तो मुस्लिम शासक, पांच तो क्या मुस्लिम शासक। बाबरनामा में पांच तो मुस्लिम शासक और दो हिंदू शासक, या दो हिंदू शासक कह सकते हैं, दो हिंदू शासकों का वर्णन करता है। दो हिंदू शासकों का क्या करता है, वर्णन करता है। एक ये चीज ध्यान में रखना जो परीक्षा में पूछा जाता है। बाबरनामा में, बाबर ने, या ऐसे लिख दो, बाबरनामा में पांच मुस्लिम शासकों का वर्णन करता है। पांच मुस्लिम, दो हिंदू शासकों का क्या करता है, वर्णन। अब मैं आपको देखो वो मुस्लिम शासक, यदि वो आपको पूछे कि मुस्लिम शासक कौन, तो आपको पता है मुस्लिम शासक एक तो दिल्ली का भी वर्णन कर रहा है, एक आगरा का वर्णन कर रहा है, एक आपको पता है बहमनी का वर्णन कर रहा है, बहमनी का, और एक आपको पता है गुजरात का कर रहा है, गुजरात का, और एक मालवा का। तो 1 2 3 4 5, तो 5 मुस्लिम शासकों का वर्णन कर रहा है, 2 हिंदू शासकों का वर्णन कर रहा है। तुजु के बाबरी में, बहुत शानदार क्वेश्चन। तुजु के बाबरी में बाबर ने कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना आपको। तुजु के बाबरी में बाबर ने कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया, जो आपको पता है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। शक्तिशाली शासक को क्या कहता है, बहुत शानदार बताया उन्होंने। तो आगे देखिए, थोड़ा मैं दोबारा इसको रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो तुजु के बाबरी में बाबरनामा में बाबर ने 5 मुस्लिम शासक, 2 हिंदू शासकों का। तो आपको पता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तुजु के बाबरी में विजयनगर के प्रतापी शासक, देखो ध्यान से, तुजु के बाबरी में विजयनगर के प्रतापी शासक जो किस वंश का था, तुल्लम वंश। ये ध्यान में रखना थोड़ा। तुजु के बाबरी में विजयनगर के प्रतापी शासक कृष्णदेवराय को शक्तिशाली माना। बहुत शानदार क्वेश्चन है।
शक्तिशाली माना। तो आपको पता है जब बाबर का शासन था भारत में तो विजयनगर का साम्राज्य कौन था, विजयनगर का प्रतापी शासक कौन था, कृष्णदेवराय। और आपको ये भी ध्यान में रखना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। हरिहर बुक्काने की थी, हरिहर बुक्काने संगम वंश के राजा थे ये, संगम वंश के राजा। तो आपको पता है तुजुकी बाबरी विजयनगर का प्रतापी शासक जो तुल्ल वंश का था, कृष्णदेवराय को शक्तिशाली बताया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के राजा हरिहर बुक्काने की थी। तो ये प्रतापी शासक था। और एक आपको बताया गया था मेवाड़ का शासक, तो आपको पता है मेवाड़ का शासक उस समय था संग्राम सिंह, संग्राम सिंह या हम कह सकते हैं राणा सांगा, राणा सांगा। तो राणा सांगा को भी प्रतापी शासक बताया गया था। अब वो आपको पता है कि जब, यहाँ एक लाइन लिख रहा हूं मैं, जब बाबर का भारत में शासन था, जब बाबर का भारत में शासन था तो बंगाल का शासक नुसरत शाह, उस समय में बंगाल का शासक कौन था, 1519 और 32 में इसी का शासन था। तो जब बाबर का भारत में शासन था तो बंगाल का शासक कौन था, नुसरत शाह था, नुसरत शाह। और गुजरात का शासक उस समय में था मुजफ्फर शाह सेकंड। और आपको पता है मालवा का उस समय में शासक था महमूद सेकंड। कौन सा था, महमूद सेकंड। तो ये आपको पता है तुजुकी बाबरी में 5 मुस्लिम शासकों का, 2 हिंदू साम्राज्यों का। तुजुकी बाबरी में विजयनगर का प्रतापी शासक तुल्ल वंश का था, कृष्णदेवराय को शक्तिशाली माना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विजयनगर कर्नाटक में 1336 में इसकी स्थापना हरिहर बुक्काने की, संगम वंश का था। मेवाड़ का शासक संग्राम सिंह को, राणा सांगा को महान बताया उन्होंने। बाबर को भारत में जब शासन था तो बंगाल का शासक नुसरत शाह था और गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह सेकंड था और मालवा का शासक उस समय में कौन था, मोहम्मद शाह। अब उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है तो तुजुकी बाबरी में 2 तो हिंदू शासकों का और 5 मुस्लिम शासकों का वो क्या करता है, वर्णन करता है। अब उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है युद्ध। तो आपको होता है बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। बाबर ने कितने युद्ध लड़े, 4 युद्ध। अब आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले दीदी याद रखना है मोस्टली युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये आपको स्टेट याद रखना है, कौन से स्टेट में है, हरियाणा राज्य में है ये, हरियाणा राज्य में। और तारीख, यदि इसकी तारीख याद रखनी है तो आपको 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था ये, ठीक है, 1526 ईस्वी में। और यदि उसके बाद में पूछे किसके बीच, ये किस किस के बीच हुआ, तो आपको पता है एक तरफ का था बाबर, एक तरफ कौन था, इब्राहिम लोधी मारा गया। अब आपको ध्यान में रखना है तो आपको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 15 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। अब आपको ध्यान में रखना है इस युद्ध में बाबर ने तुल्लु गम्मा, बहुत शानदार क्वेश्चन, तुल्लु गुम्मा प्रणाली। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बाबर ने इस युद्ध में तुल्लु गुम्मा प्रणाली का क्या किया था, प्रयोग किया था। तुल्लु गुम्मा प्रणाली का क्या किया था, प्रयोग किया था। ये प्रणाली उज्बेक जाति से सीखी थी, उज्बेक जाति से सीखी थी, ये ध्यान में रखना आपको। तो पानीपत का 21 अप्रैल पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा प्रणाली का प्रयोग किया और ये प्रणाली उज्बेक जाति से सीखी थी। और पानीपत के प्रथम युद्ध में आपने बताया तुलगुमा प्रणाली का प्रयोग किया गया था। अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहा है कि तुलगुमा प्रणाली क्या है, तो आपको पता है तुलगुमा प्रणाली उज्बेक जाति से सीखी थी। दाएं और बाएं आपको ये भी पूछेगा, ये प्रणाली दाएं से
दाएं और बाएं और बाएं और तोपची को नियुक्त करके दुश्मन के ऊपर चक्कर कटवा कर हमला करना तुल्लुगुमा प्रणाली कहलाती है। कौन सी प्रणाली? तुल्लुगुमा प्रणाली। इसी को तुल्लुगुमा प्रणाली कहते हैं। उसके बाद में ये ध्यान में रखना है कि एक आपको पता है उस्मानी विधि या हम कहते हैं रूमी विधि। तो आपको पता है उस्मानी विधि, रूमी विधि तोप सजाने की विधि। तोप सजाने की क्या थी? ये विधि होती थी। उस्मानी और रूमी विधि तोप सजाने की क्या होती थी? विधि। तो आपको पता है बाबर के दो तोपची थे। एक तो था देखो उस्ताद अली और बाद में जुड़ा मुस्तफा। बाद में कौन जुड़ा? मुस्तफा। तो बाबर के दो तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। तो आपको पता है ये पानीपत का क्या था? प्रथम युद्ध। और आपको पता है बंदूक चलाने की भी बंदूक चलाने की प्रथा बाबर ने ईरानियों से सीखी थी। किससे सीखी? ईरानियों से सीखी थी। तो ये आपका कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद में देखें तो आपको पता है इसी पानीपत के युद्ध के बाद में बाबर ने कौन सी उपाधि ली? कलंदरगी। प्रत्येक काबुलवासी को उन्होंने चांदी का क्या दिया? सिक्का दिया। उसके बाद में ध्यान में रखना है आपको पानीपत दूसरा युद्ध। तो आपको पता है दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 2 नंबर युद्ध, खानवा का युद्ध। तो आपको पता है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच। एक तरफ कौन था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था यह युद्ध। और इसी में भी ध्यान में रखना है इस युद्ध में तुल्लुगुमा प्रणाली का प्रयोग किया गया था। तुल्लुगुमा प्रणाली का प्रयोग किया गया और प्रयोगकर्ता थे मुनीम खां और एक आपको पता है अतका खां। मुनीम खां और मलिक अतका खां, इन्होंने इस परिणाम पर। और ये युद्ध कहते हैं कि 20 घंटे चला था। ये भी ध्यान में रखना है, ये युद्ध 20 घंटे चला था। इसको ध्यान में रखना है। बाबर खाना 17 मार्च पर बाबर और राणा सांगा इस युद्ध में तुल्लुगुमा प्रणाली का प्रयोग मुनीम खां और मलिक अतका खां ने किया था। और इस युद्ध में बाबर ने गाजी की क्या ली थी? उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। और आपको पता है इसी युद्ध में सांगा के साथ कौन कौन लड़ रहे थे? सांगा के साथ आपको पता है मतलब मेवाती हसन खां मेवाती था, सलंदी तंवर था और इब्राहिम लोदी के सहयोगी मोहम्मद लोदी था। ये राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे। और अब इसमें बुचले खानवा के युद्ध तो 17 मार्च 15 बाबर और राणा सांगा राजस्थान के भरतपुर जिले में रूपवास तहसील में है। इस युद्ध में भी तुल्लुगुमा प्रणाली का प्रयोग किया गया था। इसमें करने वाला था मुनीम खां और मलिक अतका खां। ये 20 घंटे चला था। और इस युद्ध में बाबर ने कौन सी उपाधि ली? गाजी को उपाधि। अब 2 छोटे छोटे और रहे हैं युद्ध, तो ये 2 मेन ज़्यादातर याद रखने आपको। अब उसके बाद में आपसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबर का खानवा का युद्ध हुआ, उसके बाद में तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, तो आपको पता है चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पता है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में हुआ था।
एक तरफ तो कौन था? बाबर था, और एक तरफ अफगान शासक मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय। तो आपको पता है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में बाबर और अफगान शासक मेदिनी राय के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर के साथ शेरशाह भी थे। शेरशाह सूरी साथ लड़ रहे थे। शेरशाह सूरी साथ थे, और शेरशाह सूरी ने कहा था कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया, तो आपको पता है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 15 बाबर और अफगान शासक मेदिनी राय। इस युद्ध में बाबर के साथ शेरशाह सूरी भी सहयोगी थे, और शेरशाह सूरी ने कहा था यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मुगलों को मैं एक दिन यहाँ से क्या कर दूंगा? खदेड़ दूंगा। तो और इसी चंदेरी के युद्ध में भी बाबर ने, आपको पता है, गाजी की क्या ली? उपाधि। उसके बाद में आता है लास्ट युद्ध, जिसका नाम है गागरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? गागरा का युद्ध। बहुत शानदार क्वेश्चन है। गागरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के बीच, अफगान शासक था महमूद लोदी के बीच, बाबर और महमूद लोदी के बीच। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो गागरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच, और गागरा का मैदान भी उत्तर प्रदेश में है। आपको पता है, एक विशेष नोट में लिखोगे, आप नोट लगा के लिख दो, बोला विशेष तथ्य में लिख दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, विशेष तथ्य में लिखना है ये चीज। ये मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था। मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जो जल और थल से लड़ा गया था। आज तक मध्यकालीन इतिहास में प्रथम युद्ध था ये। तो हम गागरा के 6 मई 1500 में बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ। विशेष तथ्य, मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जो जल और थल से क्या किया गया था? लड़ा गया था। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है तो बाबर की मृत्यु। तो आपको पता है बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुई। कहाँ हुई? आगरा में। आगरा में पूछ लें तो आपको पता है आराम बाग में हुई थी। कहाँ हुई थी? आराम बाग में। तो ये आपका बाबर का, आपको पता है, मैंने जो पहला वीडियो आपका बाबर का, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करने। उसके बाद में हम नए टॉपिक के साथ फिर आपके अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।